Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and आज इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से प्रॉमिस कर रही थी कि मैं जल्दी ऐसी वीडियो लाऊंगी। होने क्या वाला है यहाँ पे, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सारे डिफरेंसेस एक साथ। ये हमारे बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं हो रही है, ये हो रही है आपके सिलेबस की 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की सारे चैप्टर्स में जो डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक हैं उनके बारे में। आपके पूरे के पूरे सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक कंबाइंड वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं पेपर में, एक नहीं दो, मतलब दो नहीं एक तो क्वेश्चन आता ही आता है डिफरेंस बिटवीन से। सो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका मतलब ऐसे मानिए 4 से 6 नंबर तो सिक्योर्ड है पूरे पूरे, ठीक है। अब जब मैंने ना डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली देखे सारे सिलेबस में तो आई सॉ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि एक वीडियो में वो पूरे नहीं आए, या फिर वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा, वो सेंस नहीं बनाता। एक गो में जितना तुम देख पाओ मैं उतना वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं हो सकता है 2 से 3 वीडियोस बनाऊं डिफरेंस बिटवीन की, तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वे में रिलीज होंगे। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी 2 में ही मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया तो 3 मैक्सिमम जाएंगे, ओके। बट होंगे सारे के सारे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, जितने हो सकते हैं पॉसिबल वो सारे मैंने इंसर्ट करवा दिया इसमें, ओके। तो ये हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे तुम लोगों से पूछना है। मैं जैसे देख रही थी डिफरेंस बिटवीन वाले पॉइंट्स, तो मैंने देखा बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनसे भी रिलेटेड थे। काफी चैप्टर्स में ही सारी चीजें थी, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो सारे चैप्टर्स में ही थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना उनके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, ऐसे ही कंबाइंड वे में, कि सारे एडवांटेजेस की एक वीडियो, सारे डिसएडवांटेजेस की एक वीडियो। व्हाट डू यू थिंक, कैसा आइडिया है? अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ बढ़िया आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लग रहा है नहीं भी बढ़िया आइडिया है तो भी पोलाइट वे में कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम वी डोंट नीड इट, सो इट्स ओके, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है कि हाँ पेपर से पहले ये सब बनाया जा सकता है, वो भी देख लेना एक बार, ओके। अभी हमारे पास टाइम है बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत, मतलब वीडियोस बना सकते हैं हम, तो इसलिए अभी सही टाइम है रिक्वेस्ट प्लेस करने का। फिर तुम पेपर से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले बोलते हो ना, फिर डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए, तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के सारे डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक मिलने वाले हैं। और स्टार्ट करेंगे हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। कौन से चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन है ये तुम हेडर से पता लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट हमारा जो है वो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट चैप्टर में एक ही डिफरेंस बिटवीन है, और ये अक्सर पूछा जाता है, और अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा ना तो केस स्टडीज में पूछ लेंगे। इसलिए दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है तुम लोगों के लिए। इसके लिए मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए आई एम प्रीटी श्योर जिस प्रकार से मेरा गोवा का प्लान अभी तक वो नहीं हुआ, सच नहीं हुआ, मेरा सपना गोवा जाने का सच नहीं हुआ, वैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गोवा की प्लानिंग बहुत बार की होगी लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। तो यहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम हम बोलते हैं डिंगी। इस इंसान का नाम है डिंगी, ठीक है। अभी मैं और कोई नाम सोच नहीं पा रही हूँ, मेरी क्रिएटिविटी पता नहीं कहाँ उड़ गई है। सो लेट्स टेक दिस नेम ओनली। सो डिंगी ने भी हम लोगों की तरह गोवा जाने का सपना देखा। बहुत सालों से सोच रहा था कि मम्मी पापा से बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब फाइनली इसने गट्स जुगाड़े और अपने मॉम डैड से बात कर ली। ये हैं इसके पापा और ये है इसकी मम्मी। पापा मम्मी दोनों बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे मस्त। पापा ने न्यूज़ चलाई हुई थी और मम्मी रिमोट लेने की कोशिश कर रही थी कि मुझे सास बहू वाला सीरियल देखना है। तो ऐसा सब सिनेरियो घर पे चल रहा था। इसको लगा हाँ बढ़िया मस्त सिनेरियो है। यूजुअली हम बच्चे यही करते हैं ना, अपने पेरेंट्स से कुछ भी अगर स्पेशल परमिशन लेनी होती है तो जब उनका मूड सबसे अच्छा होता है तब जाके बोलते हैं कि परमिशन हमारे फेवर में हो, राइट। सो ये इसने भी देखा पापा मम्मी का मूड बहुत अच्छा है, ही वेंट टू हिज लाइक पेरेंट्स। तो इसने बोला मम्मी पापा मुझे गोवा जाना है, मेरे बहुत टाइम से सपना है, आई रियली वांट टू गो, ठीक है। अब पापा मम्मी अच्छे मूड में थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक ही जीवन है, बच्चे को जीने देते हैं।
बहुत कम माता पिता ऐसा सोचते हैं बच्चों के बारे में कि गोवा जाने दें, बट ठीक है। इसके पापा ने बोला ओके यू कैन गो, बट मेरी एक कंडीशन है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरी एक कंडीशन है कि तुम 1 वीक के अंदर अंदर वापस आ जाओगे, मतलब तुम मैक्सिमम 1 वीक तक रह सकते हो वहां पे और फिर वापस आ जाओगे। तो इन्होंने टाइम दे दिया इसे, इन्होंने क्या किया, टाइम दे दिया इन्हें। मम्मी भी बोली अरे पापा ने एक कंडीशन लगाई है तो मैं कैसे कंडीशन ना लगाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, हमें तो प्रूव करना है अपने आप को कि हम पापा से ज्यादा वो हैं। तो मम्मी ने बोला मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी गोवा घूमने का 1 हफ्ते में, उसके ऊपर तुम नहीं जा सकते, मतलब उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। क्या समझे, उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। दोबारा से एग्जांपल सुन लो, तुम्हारी तरह ये एक इंसान है डिंगी, इसने सोचा मुझे गोवा जाना है और एक दिन इसने मूड देखने के अपने मम्मी पापा का उनसे पूछ डाला कि क्या मैं गोवा जा सकता हूं। पापा ने बोला कि ठीक है तुम गोवा जा सकते हो, लेकिन 1 वीक के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा। मतलब जितना घूमना है कोशिश करना 1 वीक के अंदर अंदर घूम लो, मतलब तुम वीक खत्म होने के पहले घर पे मिलने चाहिए हमें, ओके। और मम्मी ने बोला कि पापा ने कंडीशन लगाई है तो मैं भी लगाऊंगी, और मम्मी ने कंडीशन क्या लगाई कि 10,000 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 फूटी कौड़ी खर्च मत करके आना तुम गोवा में। बड़े मजे से डिंगी ने बोला ठीक है पापा मम्मी, आप लोगों ने परमिशन दे दी, बस यही चाहिए था, और इसने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसके वापस आने की स्टोरी। ये गोवा मस्त घूम फिर आया, ठीक है। अब ये वापस आया, वापस आने पे हम 3 सिनेरियोस ले रहे हैं कि 3 सिनेरियोस इसके साथ हो सकते हैं। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहां पे ये 10,000 में पूरा गोवा घूम के हफ्ते के आखिरी दिन घर पे है, ठीक है। एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि 10,000 में इसने पूरा गोवा घूम लिया जितना घूमना था, और वीक का लास्ट दिन ये घर पे वापस आ गया, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर 10,000 रुपए स्पेंड करके ही केम बैक। दूसरा सिनेरियो हो सकता है, आई होप ये कलर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं एक थोड़ा डार्कर शेड चुन लेती हूँ, ओके। सो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये वीक के लास्ट दिन घर तो आ गया, लेकिन स्पेंड ये करके आया 12,000 रुपए। अब आप पूछेंगे अरे मम्मी ने तो सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे, 12,000 कहां से स्पेंड करा है, खुद की पॉकेट मनी भी तो होगी भाई, कुछ तो सोचा होगा इसने भी। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इसने 10,000 ही खर्च किए, लेकिन ये वापस आया नेक्स्ट वीक के मिड में। क्या समझे, गोवा का सपना पूरा हो गया भाई साहब का, और 3 सिनेरियोज हम इमेजिन कर रहे हैं हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि 10,000 रुपए जो मम्मी ने दिए थे इसको, उतने ही उसने स्पेंड किए हैं गोवा में, और हफ्ते के लास्ट वीक पे ये घर आ गया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वीक के लास्ट डे पे ये घर तो आ गया है, लेकिन स्पेंड इसने किए हैं 12,000 रुपए, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 10,000 इसने स्पेंड किए हैं, लेकिन ये वीक के लास्ट डे घर नहीं आ पाया, ये आया नेक्स्ट वीक के मिड में घर। 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, राइट। अब यहां बात आती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी सिनेरियो में वो क्या था, इफेक्टिव था, एफिशिएंट था, दोनों था, कुछ भी नहीं था। वैसे एक और सिनेरियो हो सकता है कि ना वो मतलब 12-15 हजार रुपए खर्च करके आया और मिड के नेक्स्ट वीक के मिड में आ रहा है, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, बट हम उसे भी ले नहीं रहे हैं, अभी हम 3 ही सिनेरियो ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझते हैं।
सबसे पहले तो गैस लगा के देखो, व्हाट डू यू थिंक, कौन से वाले में इफेक्टिव है, कौन से वाले में एफिशिएंट है? ब्लैक कलर ही नहीं सेलेक्ट हो रहा ब्रो। ओके, यस, सो आई विल से फर्स्ट वाले सिनेरियो में वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है। सेकेंड वाले सिनेरियो में वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। और थर्ड सिनेरियो में वो एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। फर्स्ट वाले सिनेरियो में दोनों है, एफिशिएंसी लेवल भी हाई है, इफेक्टिवनेस भी है। सेकेंड वाले सिनेरियो में इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। और थर्ड वाले सिनेरियो में एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। अब यहां से हम लें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब, तो क्या होगा वो? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो टास्क आपको करने के लिए दिया है, जितने टाइम पीरियड में दिया है, उस टाइम पीरियड में आप कंप्लीट करके आ रहे हैं उस टास्क को। तो गोवा घूमने के लिए पापा ने 1 वीक का समय दिया था, अगर ये 1 वीक के अंदर अंदर वापस आ रहा है, दैट मीन्स ये इंसान क्या है? इफेक्टिव है। वहीं पे जितना पैसा आपको दिया जाता है, जितने रिसोर्सेस आपको दिए जाते हैं, अगर आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, मिनिमम कॉस्ट इनकर करते हैं, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि आप एफिशिएंट हैं। क्या मतलब हुआ? मम्मी ने दिए थे 10,000 रुपए, बोला था इससे ऊपर कुछ स्पेंड नहीं करना। अगर ये 10,000 के अंदर अंदर काम चला के आ सकता है, इसे भी पता है गोवा 10,000 में बहुत ही कंजूसी वाला काम हो जाएगा, बहुत ही कम कॉस्ट में ये पूरी चीजें कवर करके आ रहा है, लेकिन करके आ रहा है, तो ये क्या हुआ? एफिशिएंट हुआ। जैसे गृहिणियां होती है ना घर की, जैसे बचा बचा के पैसे वो करती है, ठेले वाले से भी नेगोशिएट करेंगी कि अरे 10 रुपए कम कर लो, 2 रुपए कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, राइट? बस वैसे ही है, अगर आप कम कॉस्ट में अपना पूरा काम कर देते हैं, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके दिखाते हैं, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाते हैं, तो आप एफिशिएंट कहलाए जाएंगे। जिस सिनेरियो में, जैसे हम यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, जिस सिनेरियो में ये 10,000 रुपए में गोवा घूम भी आया था और वीक के मतलब लास्ट दिन तक घर भी वापस आ गया था, इस सिनेरियो में हम इसे एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों बोलेंगे, क्योंकि इसने टाइम पीरियड के अंदर काम भी कर लिया और कम कॉस्ट में भी कर लिया। सेकेंड सिनेरियो में वीक के लास्ट दिन तो आया, दैट मीन्स इफेक्टिवनेस तो थी, टाइम ड्यूरेशन जो इसको दिया गया था उसके अंदर अंदर इसने काम कर लिया, लेकिन स्पेंड किए 12,000 रुपए, मतलब ये एफिशिएंट नहीं था लेकिन इफेक्टिव था। इसने कॉस्ट मिनिमम नहीं इनकर की, इसने कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं किया, तो इसे एफिशिएंट नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन ये बकायदा इफेक्टिव जरूर था, क्योंकि वीक के लास्ट डे पे ये वापस आ चुका था। और लास्ट सिनेरियो में इसने 10,000 रुपए खर्च किए, मतलब ये एफिशिएंट तो था, लेकिन नेक्स्ट वीक तक आ पाया, मिड में वो भी, तो मतलब टाइम ड्यूरेशन जो इसको दी गई थी उसको उसने एडहेयर नहीं किया, दैट्स व्हाई ही कांट बी कॉल्ड एज एन इफेक्टिव पर्सन। सो इफेक्टिवनेस टाइम से रिलेटेड होती है, एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड होती है। सो यहाँ पे पापा मम्मी वाले एग्जाम्पल में, गोवा वाले एग्जाम्पल में, पापा बेसिकली इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वेयरएज मम्मी बात कर रही हैं एफिशिएंसी के बारे में। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो मैंने बच्चों को होते हुए देखा है ना, जो मुझे भी रहता था व्हेन आई वाज इन 12th, कि कौन सा एफिशिएंसी है, कौन सा इफेक्टिवनेस है, कौन सा एफिशिएंसी है, कौन सा इफेक्टिवनेस है, मैं हमेशा इंटरचेंज करके लिख देती थी। सो यहाँ पे याद करने का सिंपल सा तरीका है, मम्मी लोग कैसी होती हैं, बिल्कुल स्पेंड नहीं करती, 2-2 रुपए में नेगोशिएट करती हैं, अरे तोल भाव करेंगे, अरे भैया 2 रुपए कम कर लो, 10 रुपए कम कर लो, तो ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो एफिशिएंसी किससे रिलेटेड होगा? पैसे से रिलेटेड होगा, रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा। वेरएस पापा लोग कैसे करते हैं, खुला स्पेंड करते हैं, लेकिन हमेशा 8 बजे पे घर आ जाना, 8 बजे के बाद घर से बाहर मत रुकना, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं ना, तो वो टाइम ड्यूरेशन से याद रखना होगा, इफेक्टिवनेस से याद रखना होगा। तो ऐसे ही याद करने के छोटे छोटे तरीके होते हैं, मतलब दिमाग में भरने के लिए छोटे छोटे तरीके होते हैं, उनको थोड़ा सा अपने आप से भी बना सकते हो, नॉट नेसेसरी यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग, अपने आप से भी तुम्हारे दिमाग में जो आए उससे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए वापस चले जाते हैं हम स्लाइड्स पे। यहाँ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इफेक्टिवनेस पहले है, एफिशिएंसी बाद में है। सो बेसिस में फर्स्ट है मीनिंग।
इफेक्टिवनेस में सेज इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टाइम पे टास्क कंप्लीट करने का नाम है इफेक्टिवनेस, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। यहां पे आप कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते, कॉस्ट के बारे में आप सोचते हैं एफिशिएंसी में, ठीक है। यहां आप कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते, यहां सिर्फ और सिर्फ आप टाइम के बारे में सोचते हैं। अगर आपको क्लाइंट से कोई काम मिला हुआ है जो आपको 10 दिन में करके उसको देना है, तो 10 दिन में देना है, नो मैटर कॉस्ट कितनी भी इनकर हो जाए तुम्हारे हैंड से। तो 10 दिन में देना मतलब तुम इफेक्टिव कहलाए जाओगे। लेकिन जब एफिशिएंसी के बारे में बात होती है तो इट सेज इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। आप कॉस्ट मिनिमम इनकर करेंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ओके चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि एंड रिजल्ट अचीव करना है नो मैटर व्हाट। हमें बस पहुंचना है अपने एंड रिजल्ट तक, हमें अपना काम कंप्लीट करना है। Whereas एफिशिएंसी का होता है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंडक्ट करते हैं कि भैया मिनिमम कॉस्ट में आपका मैक्सिमम गुजारा चल जाए। लास्ट है मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क। अच्छा, ये वाली फ्रेज को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है एमसीक्यू जो आते हैं ना कि बताइए ये वाला फ्रेज कौन सी वाली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वहां पे ये पूछा जाता है। डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना। डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही तरीके से काम करना। सही तरीके से काम बोले तो कम कॉस्ट में काम करना, लेकिन सही काम करना मतलब टाइम पे टास्क कंप्लीट करना। तो ये इफेक्टिवनेस होगा और ये एफिशिएंसी होगा। अंडरस्टूड? अब मैंने तुम्हें इतने अच्छे प्यारे तरीके से समझा दिया है कि अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन 6 नंबर का भी क्वेश्चन आए ना, तुम आराम से उसमें वो करके आओगे, फुल मार्क्स लेके आओगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। चलिए, अब मैं कवर करने वाली हूं एक ऐसा टॉपिक जो डिफरेंस बिटवीन में काउंट नहीं होगा, लेकिन समवट मिलता जुलता है। मतलब इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, उनमें अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्मेट में नहीं होगा, लेकिन उससे एट टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देगा कि अगर डिफरेंस बिटवीन वाला भी कुछ आता है तो क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम सबको पता है मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल। तीनों ही लेवल्स के अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी पावर्स होती हैं, राइट। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि हर एक लेवल का इंसान किस किस नेचर का काम करता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इससे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल किसका काम है, एंड वहां पे आपको पहचानना होगा तीनों लेवल्स में से कौन सा वाला इंसान ये वाला काम करता है। सो इसलिए ये वाली चीज, ये वाली कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा जरूरी है। पहले तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। ये तीनों लेवल्स तुम्हारे सामने मेंशन है और उसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस लेवल का काम है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे टॉप लेवल से। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से हमारा ऐसा एक वो बनता है लेवल्स का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल के बारे में, फिर बात करेंगे मिडिल लेवल के बारे में, फिर आएंगे हम लोअर लेवल पे। अंडरस्टूड? एक एक काम को समझेंगे। सारे काम को समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि लिटरली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं कि कहीं भी फिट कर दिया जाएगा कि राम श्याम की कंपनी थी, राम उसमें सारे रिसोर्सेज असेंबल किया करता था, बताइए क्या काम कर रहा है, कौन से लेवल का काम कर रहा है। तो वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा। टॉप लेवल में सबसे पहले आता है, देखिए टॉप लेवल किससे मिलके बनती है? टॉप लेवल सबसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलके बनती है। कंपनी जिन्होंने शुरू की है, कंपनी की ऊंचाइयों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी में सबसे ज्यादा पावर जिसके हाथ में, उन लोगों को मिला के हमारी टॉप लेवल बनती है। ठीक है, तो पहला इनका काम क्या होगा कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी के गोल्स क्या हैं, कंपनी क्यों एग्जिस्टेंस में आई है, कंपनी को क्या अचीव करना है, ये पता लगाना टॉप लेवल का काम बनता है। सो सबसे पहले तो ये कंपनी के लिए क्या करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं।
सेकेंड, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, पूरी कंपनी कैसे चलेगी, कैसे हमें क्या करना है, क्या क्या गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस इज पॉलिसीज, ठीक है, और कैसे हमें अपना नेक्स्ट मूव रखना है, कहाँ हमें अपना नेक्स्ट मूव रखना है, ये सारी प्लानिंग टॉप लेवल द्वारा ही की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप लेवल वाले सबसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, और प्लानिंग करना एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। तो प्लानिंग करना अगर एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, तो ये मेंटल एक्सरसाइज वही लोग करेंगे ना जिनके पास सबसे ज्यादा दिमाग होगा, तो टॉप लेवल वाले करेंगे। लिंक बिठाया करो ऐसे चीजों में, ठीक है। थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना किसका काम है, टॉप लेवल का काम है। रीजन बीइंग ये सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज पे इनका कंट्रोल होता है, तो ये काम भी ये मैनेज करेंगे। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जुगाड़ के लाना, अलग अलग एरिया से कहाँ से क्या रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों का होता है। फिर है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये डिसाइड कर रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबल भी यही होता है, तो वेलफेयर भी तो यही मैनेज करेंगे ना, वेलफेयर भी तो यही देखेंगे। जो इसके नीचे के लेवल के लोग होते हैं ना, वो अपने अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत सारे टीचर्स हैं। फर्स्ट से मैं एक टीचर हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज़ की टीचर हूँ, आदिति मैम अकाउंट्स की टीचर है, साक्षी मैम इकोनॉमिक्स की टीचर है। अब साक्षी मैम को कंसर्न होगा कि इकोनॉमिक्स में बेस्ट से बेस्ट क्या किया जा सकता है, आदिति मैम का कंसर्न होगा अकाउंट्स में बेस्ट से बेस्ट क्या किया जा सकता है, मेरा कंसर्न होगा कि बिजनेस स्टडीज़ में बेस्ट से बेस्ट क्या किया जा सकता है, राइट। अब हम तीनों क्या हैं, हम अपने अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं, बट हमारे ऊपर भी तो एक इंसान है जो सोचता है कि मैग्नेट ब्रेन्स में बेस्ट क्या किया जा सकता है, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स में ओवरऑल बेस्ट क्या हो सकता है, ये तो टॉप लेवल वाले सोचेंगे ना, क्योंकि उसके बाद तो सारे लोग अपने अपने बारे में ज्यादा कंसर्न्ड होंगे। सो टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। देन है लेसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ जो बना जला के रखनी होती है वो सारी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। किसके साथ हमें दोस्ती रखनी है, किसके साथ राइवल वाले रिलेशनशिप रखना है, किसी के साथ कैसा बॉन्ड होना चाहिए, किसके साथ कोलैबोरेट करना है, ये सारे बढ़िया डिसीजन किसके होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाएं, ये चीज ये भविष्य यही देखते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का आपने काम समझ लिया, क्या क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर इनमें से कोई भी काम मेंशन होके क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता है आपका आंसर क्या होगा। सेकंड है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब बिचौलिया लोग, ये आते हैं बीच में, राइट। टॉप और लोअर के बीच में आते हैं मिडिल। तो सबसे पहले तो इनका काम इन दोनों को मिलाने का ही हो जाएगा। पहले ये बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल। अब लोअर लेवल वाले उतने बुद्धिजीवी नहीं होते जितने टॉप लेवल वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मिडिल वाले, ये ना जो अपर लेवल वाले होते हैं, टॉप लेवल वाले होते हैं, वो जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, उनको सिंपल वे में इंटरप्रेट करके छोटे लेवल वालों को समझाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अब मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स में बॉस और उनकी 5-6 लोगों की टीम, ये हो गई टॉप मैनेजमेंट पे। हम टीचर्स फॉर एग्जाम्पल हो गए मिडिल पे। अब मान लीजिए बॉस ने कोई डिसीजन रखा है रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। अब कैमरामैन को समझाना किसका फर्ज है, टीचर्स का फर्ज है। वैसे होता नहीं है, कैमरामैन के लिए अलग लोग हैं समझाने के लिए, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि बॉस ने हम टीचर्स तक वो बात पहुंचा दी कि देखिए रिकॉर्डिंग के टाइम पे यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स नीचे लेवल वालों को समझाना किसका फर्ज होगा, हमारा फर्ज होगा। तो हम ऊपर से आई हुई चीज़ों को नीचे पास ऑन करने का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है ऊपर से आई हुई चीज़ें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई फाई इंग्लिश में होंगी, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसफर करके नीचे बताना का काम किसका होगा, हमारा होगा। तो ऊपर वाली पॉलिसीज जो आती हैं उनको सिंपल वे में इंटरप्रेट करके उसका मतलब क्या बनता है ये डिसाइड करके नीचे वालों को बताना हम लोगों का काम होता है, मिडिल लेवल वालों का काम होता है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। देखिए हमने टॉप लेवल में पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिडिल लेवल ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को।
तो इनका थोड़ा सा स्पेसिफिक नजरिया हो जाता है। टॉप लेवल वाले पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि नहीं मुझे इनको देखना है पहले, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, ये इनका काम हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में डिपार्टमेंट लिखा आता है तो आपका आंसर मिडिल लेवल होगा, लेकिन इफ इट्स नॉट रिटन देन योर आंसर विल बी टॉप लेवल, ठीक है। फिर है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब अपने डिपार्टमेंट में जो लोगों की भर्ती करनी है उनको इनवाइट करना है पहले, फिर उनमें से सेलेक्ट करके कुछ लोगों को रखना है। ये काम कौन करेगा? मिडिल लेवल वाला करेगा। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए भी थे जिसमें रिक्रूटमेंट वाली बात आई थी, तो हमने मिडिल लेवल को इसमें सेलेक्ट किया था क्योंकि ये इनका काम होता है। देन है मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट रखें, ठीक है। तो ये भी इनका काम है क्योंकि इनके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको मोटिवेट करते रहना ये इनका काम होता है। मैनेजर्स का काम होता है ना यूजुअली, तो मिडिल लेवल में मैक्सिमम मैनेजर्स ही तो आते हैं। देखिए इसमें आते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, CFO, CEO, CTO, टेक्नोलॉजी वाले जो रहते हैं, ठीक है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम होते हैं वो सारे इधर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे मिडिल लेवल में आते हैं। मैनेजर्स बोले तो मिडिल लेवल में आने वाले, एक्सेप्ट द जनरल मैनेजर, ही कम्स अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर्स का काम होता है मोटिवेट करना, तो बस वही मोटिवेट करेंगे। फिर है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज, अगेन ये भी किसका काम होता है? मैनेजर्स का होता है। मैनेजर्स का ही काम होता है, उनको कंट्रोल करना होता है और इंस्ट्रक्ट करना होता है एम्प्लॉयज को, तो वो कर रहे होते हैं। फिर है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेट करना। अब आप अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए हो, अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, तो इस डिपार्टमेंट से आपकी बनी रहे, इस डिपार्टमेंट के साथ आपकी बनी रहे, ये कौन इंश्योर करेगा? यही तो आप ही तो करोगे, वो चीज़ हो गई। तो ये हो गए मिडिल लेवल के सारे काम। और मैंने मैक्सिमम देखा है, मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं ना वो मिडिल लेवल के यहाँ से पिक किए जाते हैं। सो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा बचा हुआ एक लेवल, दैट इज लोअर या सुपरवाइजरी लेवल, जो कि है रिप्रेजेंटिंग ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की ग्रीवियंसेस को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वर्कर्स की ग्रीवियंसेस को रिप्रेजेंट करना मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, फर्स्ट से ये हमारी हायरार्की हो गई, टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब लोअर के बाद कौन आते हैं? लोअर के बाद वर्कर्स आते हैं। तो वर्कर्स की बात ऊपर तक पहुंचे, ये कौन इंश्योर करेगा? जो वर्कर्स के ऊपर होगा। तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम जा रही है, प्रिंसिपल तक ये बात कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रही है, प्रिंसिपल तक ये बात कौन पहुंचाएगा? तुम्हारा टीचर पहुंचाएगा ना, बस यही टीचर है तुम्हारे। सो लोअर लेवल का एक काम होता है कि वर्कर्स की जितनी भी शिकायतें हैं वो ऊपर लेवल तक पहुंचनी चाहिए ताकि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में टिफ क्रिएट ना हो। उसके लिए उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? लोअर लेवल वाला करता है। गुड वर्किंग कंडीशन, हमारे वर्कर्स अच्छी कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ये इंश्योर करना किसका काम होता है? अगेन वर्कर का, लोअर लेवल वालों का होता है। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, भैया वर्कर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के सर पे होती है। दैट मीन्स ये इंश्योर करना उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये भी किसका काम होता है? हमारे लोअर या सुपरवाइजरी लेवल वाले लोगों का होता है। हेल्पिंग मिडलमैन इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मिडलमैन की मदद करना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। देखिए फिर से एक ऐसा पॉइंट आ गया जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। किसी को अपॉइंट करना मिडलमैन का काम होता है, लेकिन उसको उस चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड करना लोअर लेवल वालों का काम होता है। फिर आता है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हुए हैं कि नहीं हुए, ये इंश्योर करना भी लोअर लेवल का काम होता है क्योंकि ये डायरेक्ट टच में होते हैं हमारे वर्कर्स के साथ। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के मोरल को बूस्ट करना अगेन किसका काम होता है? हमारे सुपरवाइजरी लेवल का होता है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, यहाँ था मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट और बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में ही हम मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बस डिफरेंस ये आ जाता है कि ये ओवरऑल वर्कर मतलब ओवरऑल लोगों को करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली रखा रहेगा वर्कर्स को करते हैं। तो अगर वर्कर्स वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो ये समझ लेना ये इनके बारे में बात नहीं हो रही है, बट अगर मेंशन्ड है तो मतलब इनके बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड? चलिए
आई होप अब यहाँ पे समझ में आया है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर या सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल में मॉनिटर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आते हैं। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर। यहाँ पे वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, CFO, CEO, CTO, ये सारे लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े वाले, ठीक है। तो इस तरह से सेग्रीगेशन होता है सारे लेवल्स का। नाउ यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ नहीं थे, बट आपको एटलीस्ट पता चल गया है कि इनके काम अलग अलग है। तो अगर डिफरेंसेस वाला भी कोई पॉइंट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए इजी होगा लिखना, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट उस पे। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यहां से शुरू हो रहे हैं चैप्टर 2 के डिफरेंस बिटवीन। और फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, हमने जब मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बात की थी तो हमने इसे आर्ट से कंपेयर किया था एंड वी सेड कि हाँ ये आर्ट्स है। फिर इसके बाद हमने इसको साइंस से कंपेयर किया और हमने बोला देखो साइंस वाले कुछ चीजें तो यहाँ पे हैं, साइंस वाली बाकी चीजें यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ये प्योर साइंस तो नहीं है। तो वहां पे हमने अग्री कर लिया कि मैनेजमेंट एक इम्प्योर साइंस है। मतलब डिफरेंसेस तो हैं दोनों में, हम आर्ट्स और मैनेजमेंट के डिफरेंसेस नहीं लिख सकते बिकॉज दोनों में सारी चीजें सेम होती है, बट साइंस और मैनेजमेंट में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इम्प्योर साइंस। तो वो जो डिफरेंसेस है ना, हमने वही पढ़ने हैं यहाँ पे। यहाँ ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब हमने सीख लिए प्रिंसिपल्स, अब अप्लाई करने की बारी आएगी तो हम थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। ये नहीं है कि हमें ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही करना है। लेकिन साइंस बोलता है भैया मेरे प्रिंसिपल्स के साथ छेड़खानी मत करना, मेरे प्रिंसिपल्स जैसे हैं ना वैसे ही तुम्हें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्योर साइंस प्रिंसिपल्स ये होते हैं रिजिड। सेकेंड पॉइंट में दिस से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई किया जाता है तो मैनेजर ना अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि ये वाला प्रिंसिपल मेरा यहाँ पे फिट हो सकता है लेकिन 90% तक ही फिट होगा, बाकी का 10% मुझे थोड़ा सा फॉरगो करना पड़ेगा, तो वो वैसे अप्लाई कर देता है। फिर उसको लगता है यहाँ पे मुझे ये वाला प्रिंसिपल ना 200% अप्लाई करना पड़ेगा, चलो ऐसा अप्लाई करते हैं। तो वो एप्लीकेशन मैनेजर की क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। वेयर एज साइंस की जो प्रिंसिपल्स की वो होती है एप्लीकेशन, वो अप्लाई किए जाते हैं एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर में। मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे ही अप्लाई करो, उसी तरीके से करो, कोई चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसके साथ डील कर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स तो हमेशा डिफरेंट रहते हैं, अब वो डिफरेंट रहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। तो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी मॉडिफिकेशन चल जाती है, वेयरएज यहाँ पे ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं चलती है। हर एक चीज बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट होती है, स्टैटिक होती है। लास्ट ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हाउस टू कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा बदलते वक्त के साथ अपने अंदर बदलाव लाते रहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स, तो फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स जब आए थे एग्जिस्टेंस में तो वो बहुत ही नॉर्मल थे, उनका अलग मतलब था, लेकिन वक्त के साथ उनके मतलब बदलते गए। सेंट्रलाइजेशन बोला पहले, तो पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता था पूरी की पूरी पावर एक बॉडी के हाथ में रहेगी और किसी के पास कोई पावर नहीं रहेगी। बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि पूरी सेंट्रलाइजेशन तो कहीं कर ही नहीं सकते, एक्सट्रीम साइड तो हम पिक कर ही नहीं सकते, ना डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते ना सेंट्रलाइजेशन कर सकते। हमें दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करना होगा कि मैक्सिमम चीजों में डिसेंट्रलाइजेशन चले लेकिन इन सेलेक्टेड चीजों में सेंट्रलाइजेशन चले। तो एक मिक्सचर लेके आए। आज की डेट में कोई एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं करता, तो चेंजेस हुए हैं ना, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए, बदलते समय को देखते हुए चेंजेस तो हमने किए हैं भैया। तो बस वही चेंजेस मैनेजमेंट में अलाउड होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में अलाउड होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स तो दे से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो समय के साथ बदलते नहीं हैं। 15 साल पहले भी अगर एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिक्स किया जाता था तो विस्फोट होता था। 15 साल बाद भी अगर उसी केमिकल में दूसरा केमिकल मिक्स किया जाएगा तो विस्फोट ही होगा। तो प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे।
अगर हमेशा एप्पल ऊपर से नीचे गिरता तो वो गिरता ही रहेगा, चेंज नहीं होगा वक्त के साथ कि नहीं यार भैया वक्त बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया तो अब एप्पल गिरेगा तो वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा ना। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वक्त के साथ अपने आप में बदलाव लाते रहते हैं, बहुत ही डायनामिक नेचर के होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, मॉडिफिकेशन अलाउड करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स ये थोड़े से रिजिड होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होते हैं। जैसे होता है ना स्कूल में कुछ टीचर्स तो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, उनको बोलो मैम आज पीटी पीरियड ले लेते हैं, आज चलो हम थोड़ा सा गेम पीरियड करके आते हैं, नीचे घूम लेते हैं, आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो वो फट से मान जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खड़ूस टीचर्स होते हैं जिनको जो करवाना होता है वो वही करवाते हैं और उनके सामने बच्चों का मुंह भी नहीं खुलता। तो खड़ूस टीचर है हमारा साइंस वाला, साइंस वाले वैसे ही खड़ूस होते हैं, हम कॉमर्स वाले बेस्ट होते हैं, राइट। सो ये मैनेजमेंट वाला कॉमर्स वाला हुआ, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है और साइंस वाला बहुत ही खड़ूस है, ऐसा मान लो तो ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे चलते हैं सेकंड चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में और मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। देखिए हम सब ने टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स पढ़े, हम सब ने टेलर भाई साहब के बारे में पढ़ा है कि वो कौन थे, क्या क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में 4 प्रिंसिपल्स दे दिए और उसके बाद टेक्निक्स दी। फ्योल भाई साहब सही थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए और वो शांत बैठ गए। लेकिन टेलर भाई साहब ने बोला नहीं भैया अपन तो प्रिंसिपल्स भी देगा टेक्निक्स भी देगा, तो उन्होंने टेक्निक्स भी दी प्रिंसिपल्स भी दी। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। उन्होंने सारी चीजों को प्रिंसिपल्स का नाम क्यों नहीं दे दिया, या सारी चीजों को टेक्निक्स का नाम क्यों नहीं दे दिया। तो उसका रीजन हमें यहाँ पे मिलेगा। ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शंस, whereas मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होते हैं ये मेथड्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं which involve series of steps to be performed to accomplish goals। देखिए मैं किसी दुविधा में हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे ए रास्ता चुनना चाहिए या बी रास्ता चुनना चाहिए, तो ऐसे समय पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेरी मदद करेंगे मुझे एक रास्ता चुनने में। ये गाइडलाइंस की तरह काम करेंगे कि बेटा देखो अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें ये कठिनाई आएगी, तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें ये कठिनाई आएगी, इस कठिनाई को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, इस कठिनाई को फेस करने का ये तरीका हो सकता है। तो ये जनरल गाइडलाइंस है जो आपको एक आइडिया देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, तुम अपने आप को ऐसे ऐसे संभाल सकते हो। लेकिन जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वो तुम्हें तरीका बताती हैं। तुम्हारी लाइफ में आई है एक दुविधा, तुम्हें जाना है गोवा, गोवा कैसे जाया जाए, गोवा जाने का रूट क्या है, गोवा जाने के लिए पहले पैकिंग करनी पड़ती है, नहीं पैकिंग से भी पहले मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद पैकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, फिर गोवा जाते हो तुम, फिर थोड़ी देर चिल करते हो, फिर उसके बाद तुम बीच पे घूमने जाते हो, फिर तुम रात को पार्टी वार्टी करते हो, ठीक है। तो ये मेथड है, इसमें स्टेप्स हैं कि फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप होगा। ऐसे तो तुम नहीं कहोगे कि गोवा पहले चले गए, पैकिंग तुम बाद में कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो वेले होते हैं बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल तरीका क्या होता है, पहले पैकिंग करो उसके बाद गोवा जाओ, राइट। तो स्टेप्स में होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके सो ये टेक्निक्स उस चीज के बारे में होती हैं। सेकेंड उस पर जाएं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको थोड़ा बहुत, देखो ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस कभी भी ना स्ट्रिक्ट नहीं होती। कभी आपने सुना है गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस आपके ऊपर अप्लाई किया तो आपको एज इट इज फॉलो करनी पड़ेंगी? नहीं भैया, वो रूल्स नहीं है, वो रेगुलेशंस नहीं है, उसमें आप बस एक आइडिया ले रहे हो कि ऐसा किया जा सकता है। तो गाइडलाइंस हमेशा फ्लेक्सिबल होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर टेक्निक्स ये थोड़ी लेस फ्लेक्सिबल होती हैं, ये थोड़ी सी रिजिड होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स जो और ज़्यादा रिजिड होती हैं। ये कंपैरेटिवली कम रिजिड होती हैं, लेकिन होती हैं ये रिजिड, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। ओके सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, ये थोड़े रिजिड होते हैं, मतलब कम फ्लेक्सिबल होते हैं वी कैन से, और ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जबकि ये मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं कि कोई काम करना कैसे। जैसे मम्मी लोग जब आपको ज्ञान दे रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों में वो ऐसे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आए तो देख लेना, ऐसे कर लेना, क्योंकि मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी एक टाइम पे, मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। तो अब तुम्हारी लाइफ में अगर वो सिचुएशन आएगी तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू विल हैव टू फॉलो इट, और बस आप एक आइडिया ले रहे थे कि हाँ मम्मी की लाइफ में ऐसा आया था तो शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, बट अगेन यू विल डिसाइड कि मुझे ऐसा करना है कि नहीं करना। बट टेक्निक्स होता है, मम्मी बोलेंगी हलवा ऐसा बनाना है तो ऐसा ही बनेगा, ये सही तरीका है हलवा बनाने का, ऐसा वाला, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। अब देखो भैया ये बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर केस स्टडीज आती हैं और केस स्टडीज में एक लास्ट क्वेश्चन होता है कि इस केस स्टडी में इस कंपनी ने 3 वैल्यूज दिखाई हैं, बताइए कौन कौन सी वैल्यूज है। तो जब तक आप उन वैल्यूज को नहीं समझ पाएंगे, उनका मतलब नहीं समझ पाएंगे, आप केस स्टडी नहीं हैंडल कर पाएंगे। फर्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल एक्शन। एक मैनेजर जब डिलेमा में है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा, इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काइंड ऑफ उसके लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं, उनको एक आइडिया देते हैं कि कैसे क्या करना है। बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज, तो ये गाइडलाइंस होती है नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के लिए। बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चीज मुझे वैल्यूज से पता चलती है। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट है। ये सिर्फ मतलब जो मैनेजर्स या फिर उस पोस्ट पे होते हैं जिनको कुछ मैनेज करने का काम दिया जाता है, वो लोग अपने अंदर वो करते हैं। बट ये जो है ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये ह्यूमन बीइंग्स को मतलब एक इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग देखता है, वो एक इंसान को एज अ मैनेजर देखता है। ठीक है। सेकेंड उसमें बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, मतलब उसमें टेक्निकलिटीज छुपी होती हैं, वेरएज ये जो होते हैं ये एथिकल इन नेचर होते हैं। क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान वाली बातें होती हैं ना, वो सारी वैल्यूज में आ जाती हैं। ठीक है। जैसे सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए उस कंपनी ने ये किया, तो दैट वाज कंपनी की वैल्यू, कि कंपनी के अंदर ये वैल्यूज थी, उन्होंने उस चीज को एनहेंस करा। ठीक है। वेरएस प्रिंसिपल्स तो भैया कंपनी को ढंग से चलाने के लिए जो तरीके हमने अपनाए हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड? आया इतना समझ? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट उस पे डिफरेंस बिटवीन पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। अब यूनिटी वर्ड ना दोनों ही प्रिंसिपल्स में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अरे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो सेम चीज हो गई, मतलब यूनिटी है तो ये तो एकता के बारे में बात कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसके डिफरेंसेस क्या है, चलिए ये भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये गोवा वाला एग्जाम्पल हटा दूं, चलिए देखो। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि अगर एक इंसान है, ठीक है, फॉर से आप स्टूडेंट की बात कर लेती हूं मैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको 2 टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में। आपको फॉर से अकाउंट्स 2 टीचर्स पढ़ाते हैं। अकाउंट्स बहुत लेंथी सब्जेक्ट होता है ना, तो इसलिए स्कूल ने क्या किया, 2 टीचर्स रख दिए इंस्टेड ऑफ 1। ओके, सो एक टीचर है ए, एक टीचर है बी। तो ये दोनों टीचर्स अकाउंट्स के आपको पढ़ा रहे हैं क्या, अकाउंट सब्जेक्ट ऑब्वियसली, और आप है स्टूडेंट। अब क्या हुआ, बाकी सारे चैप्टर्स का तो सेग्रीगेशन था कि 4 चैप्टर्स ए सर पढ़ाएंगे तो 4 चैप्टर्स बी मैम पढ़ाएंगे, लेकिन एक कोई चैप्टर था जो कॉमन बीच में अड़ रहा था। चार चैप्टर्स ए सर को पढ़ाने थे, 4 चैप्टर्स बी मैम को पढ़ाने थे, तो टोटल थे 9 चैप्टर्स। तो 4 का सेग्रीगेशन तो हो गया, लेकिन एक चैप्टर था जो स्कूल ने बोला ए भी पढ़ा देना बी भी पढ़ा देना, बच्चों का रिवीजन हो जाएगा इन अ वे। ठीक है, तो एक चैप्टर था जो कॉमन पढ़ रहा था इन दोनों में। अब हुआ ये कि इस कॉमन चैप्टर को ए ने भी पढ़ाया बी ने भी पढ़ाया, पर ए ने जो बात कही बी ने बिल्कुल उसकी उल्टी बात कही। ऐसा समझिए ए और बी दोनों ही, मतलब ये ए और बी जो टीचर्स हैं अकाउंट्स के, ये दोनों ही आपको सेम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ए कुछ और बात बोल रहा है, बी कुछ और बात बोल रहा है। अब भाई ऐसे में तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। रीजन बीइंग, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इनकी सुने या इनकी सुने। अक्सर आप बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते होंगे तो एक टीचर कुछ और बात कर रहा होता है, दूसरा टीचर बिल्कुल कॉन्ट्ररी बात कर रहा होता है, या कुछ और ही बात कर रहा होता है, तो आपको समझ में नहीं आता ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है। ये कॉमन मतलब बेसिक वाले टॉपिक्स में ये दिक्कत नहीं जाती, ये दिक्कत जाती है उन टॉपिक्स पे जिन पे वीडियोस बहुत कम है। लाइक मैं आपसे बात करूँ तो लॉ के ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं
जिसमें बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब पे। और जब मैं पढ़ती थी ना अपना CS के लिए या बाकी उसके लिए, तो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक को अगर सर्च करती थी उसमें हार्डली 1-2 वीडियोस मुझे मिलती थी, और ए टीचर जो बोल रहा होता बी टीचर बिल्कुल उसका अलग बोल रहा होता था। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि इसकी मानूं या इसकी मानूं, किसकी सुनूं, क्योंकि दोनों की सुन नहीं सकते, अलग बातें हो रही हैं। एक की सुनेंगे दूसरे वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, व्हाट इफ वो गलत हो गया। सो वही चीज है यहाँ पे, आप बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ए की सुने या बी की सुने, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रेरी बातें बोल रहे हैं, दोनों ही ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हम नहीं कर सकते हैं दोनों एट द सेम टाइम। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक जूनियर के ऊपर सिर्फ एक ही सीनियर होना चाहिए जो इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। यहां पे जैसे ए एंड बी है, दो अलग अलग टीचर्स हैं, एक कॉमन चैप्टर पे वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है चीजें समझना। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंसान के ऊपर 2 बॉस आ जाते हैं, तो एक बॉस को सुने या दूसरे बॉस को सुने, इसका कहा हुआ काम करें या इसका कहा हुआ काम करें, किसकी बात का पहले अमल करें, ये सारी चीजें ना सबऑर्डिनेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक ही सीनियर बॉस रखना चाहिए, सो दैट वो उसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे, ये डायरेक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और डायरेक्ट उसको फीडबैक दे, बीच में और कोई अड़ाऊ ही नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड इस चीज के बारे में, कमांड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना किसी को। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है इंस्ट्रक्शन देने वाला सिंगल इंसान होना चाहिए, सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देने वाला सिंगल इंसान होना चाहिए, सिंगल से ज्यादा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सबऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था, क्योंकि एक टीचर को कॉमन चैप्टर पे 2 अलग अलग वो टीचर्स पढ़ा रहे थे, एक स्टूडेंट को सॉरी, एक सेम चैप्टर पे 2 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे थे, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो रहा था कि ए सही बोल रहा है या बी सही बोल रहा है, ए की बात सुनूं या बी की बात सुनूं। क्योंकि अगर मान लो आपने ए की बात सुन ली और बी को पता लगा जो मैंने पढ़ाया था उसका कोई रेलेवेंस नहीं है बच्चों के लिए, तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो अपना पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ाएगा फिर 4 चैप्टर जो पढ़ाना है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब वहीं पे अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में, तो ये बोलते हैं कि ये 4 दोस्त हैं, और इनका सपना है गोवा जाने का। आई नो आप लोग बोलेंगे कि आज तो मैडम को गोवा की कुछ ज्यादा ही लत लग गई है, अब तो इनको ले ही जाना चाहिए सीरियसली। यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, मैं पिछले 8 साल से गोवा का प्लान बना रही हूँ, 8 साल भी मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे ज्यादा से, मतलब 12th क्लास जब मैंने की थी ना, उस टाइम से गोवा के प्लान बनने शुरू हुए थे मेरे क्लासमेट्स के साथ, उसके बाद मेरे कोचिंग मेट्स के साथ वो प्लान बना है, उसके बाद मेरे ऑफिस मेट्स के साथ वो प्लान बना है, उसके बाद मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो कि अब बेस्टीज में टर्न हो चुके हैं उनके साथ मेरा प्लान बना है, कजन्स के साथ बन चुका है, मेरे सिबलिंग्स के साथ बन चुका है, लेकिन सक्सेसफुल एक भी नहीं हुआ। तो समझ रहे हो ना मेरी भावनाएं तुम लोग, इसलिए वो उमड़ उमड़ के आ रही है यहाँ पे। सो ये 4 दोस्त हैं जिन्होंने गोवा का प्लान बनाया, मतलब जिनको गोवा जाना है, चारों को ही गोवा जाना है। अब चारों ही लोगों का सेम गोल है, एक्टिविटीज भी ऑलमोस्ट सेम होंगी, तो क्यों ना वो एक ही प्लान बना के गोवा जाए। अलग अलग प्लान बनाएंगे तो अलग अलग 10 चीजें होंगी, मिसमैच हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ओके, 4 लोग हैं अलग अलग, चारों सेम गोल पाना चाहते हैं, तो क्यों ना एक प्लान बना के चारों सेम वे में काम करें, ताकि अल्टीमेटली जो गोवा का इनका प्लान है वो सॉर्ट हो सके या पूरा हो सके। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है, नाम पे जाओ, डायरेक्शन का मतलब क्या है, पथ, जिस दिशा में तुम्हें जाना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि सब लोग मिलके अगर अपने एफर्ट्स सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, एक प्लान बना के, एक हेड के साथ, तो ऐसे में वो ऑब्जेक्टिव जिसे आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं आराम से अचीव होगा। यूनिटी ऑफ कमांड इंस्ट्रक्शन देने के बारे में था,
वो ऐसा था कि एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम अलग अलग लोगों को सेम वे में कंबाइन करके एक डायरेक्शन की टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 अलग अलग लोग हैं, चारों अगर गोवा जाना चाहते हैं, मतलब सबका ऑब्जेक्टिव सेम ही है, तो अगर ये एक हेड एक प्लान के साथ चलेंगे तो गोवा का प्लान जल्दी सक्सेसफुल हो पाएगा। दैट्स व्हाट वी कॉल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में यूनिटी है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये बोलते हैं दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट। ये प्रिंसिपल बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। Whereas प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन यूनिट डिविजन ऑन वन प्लान, मतलब एक यूनिट का एक सिंगल प्लान होना चाहिए किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। सेकेंड में ये बोलते हैं द मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉय। अब 2 लोग सेम इंसान को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे तो उसके लिए किसकी इंस्ट्रक्शन लूँ किसकी नहीं लूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मानना। और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करोगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, वो भी एक दिक्कत है। तो वो चीज़ ना हो, वो वाली कंफ्यूजन ना अराइज हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। जबकि बात करें यहाँ पे तो ये बोलते हैं द पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उनको एक साथ मिलकर चलाते हैं ताकि जो डिपार्टमेंट का गोल है वो अचीव हो सके। This principle is related to functioning of employees with clarity in mind। ये वाला जो प्रिंसिपल है वो इंसान जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसका दिमाग क्लियर रहे, उसको पता है कि भैया मेरे को किसके पास कब जाना है, कौन मेरे पास आएगा मुझे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो सारी चीज़ें सॉर्टेड हों। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो ये बोलते हैं दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और एज वन यूनिट। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट के रूप में लेके चलना चाहते हैं, दैट्स वाई ये इस तरह से वर्क करते हैं। Principle of unity of command with this say this principle results in systematic working and improves efficiency by removing confusion and chaotic conditions। जो ऑर्गेनाइजेशन में chaotic मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है chaos वाली, उसको रिमूव करने पे ध्यान देता है। whereas ये प्रिंसिपल जो है ये कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है, कैसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा दें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, कन्फ्यूजन हटाना कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ऐसे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, दैट इज टेलर भाई साहब और फ्योल भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बेसिस पे दोनों को कंपेयर करना है। हमें पता है टेलर भाई साहब ने अपने अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 ही दिए हैं, फ्योल भाई साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो उसके बेसिस पे इनकी मेंटालिटी कैसी की, इनकी माइंडसेट कैसी थी, वो सारी चीज़ों पे हमें उनका कंपैरिजन करना है। बहुत ही प्यारा होने वाला है ये वाला वो, तो जल्दी से देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ हुई है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ना अच्छा इंप्रेशन छोड़ना हो ना तो एक तो आपको डिफरेंसेस हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में करने चाहिए, उसके अलावा आपको 3 वो बनाने चाहिए जिसमें आप बेसिस ज़रूर लिखें। बेसिस लिखने से भी बहुत एम्फेसिस क्रिएट होता है सामने वाले इंसान पे। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कंसर्न, कि टेलर भाई साहब का क्या कंसर्न था और ये फ्योल भाई साहब के मतलब जो प्रिंसिपल्स थे वो किस कंसर्न में थे, मतलब कौन सी चीज़ से रिलेटेड थे। So they say Taylor's techniques and principles are concerned with workers' efficiency। आपने जितने भी टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स देखे हैं या टेक्निक्स देखे हैं उसमें वर्कर्स के काम पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। ये बात करते हैं वर्कर्स के बारे में कि कैसे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे हम मेथड स्टडी की बात करें, मोशन स्टडी की बात करें, टाइम स्टडी की बात करें या फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करें, तो सब में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी ही एनहेंस कैसे की जा सकती है, अलग अलग तरीकों से उन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो दिस पर्सन वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट वर्कर्स एफिशिएंसी। ऑन द अदर साइड फ्योल भाई साहब के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं इनकी ज़्यादा वो थी मैनेजमेंट की रिगार्डिंग। इनके प्रिंसिपल्स देखें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, देन हमारा डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी,
एस्पिरेट दे कॉर्प्स, राइट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को प्रमोट करती हैं। तो इनका मेन कंसर्न मैनेजमेंट में एफिशिएंसी कैसे लाई जाए उस चीज के बारे में था। लेवल पर्सपेक्टिव की बात करें तो टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लेवल की बात करें कि किस इंसान ने कौन से लेवल से शुरुआत करी है, किसके बारे में ज्यादा सोचा है, तो टेलर भाई साहब क्योंकि वर्कर्स के बारे में ज्यादा कंसर्न थे तो इन्होंने सबसे नीचे वाली लेवल से स्टार्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बेस पे आते हैं उनसे शुरू किया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्यूल भाई साहब तो इन्होंने हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट किया है। भाई ओवरऑल मैनेजमेंट जो कंपनी की होती है वो तो किसके हाथ में होती है, टॉप लेवल के पास होती है। तो इन्होंने सबसे ऊंचे वाले लोगों को चुना है, उनसे शुरुआत की है अपनी स्टडी की। एम्फेसिस की बात करें तो ये बोलते हैं टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर भाई साहब का हर चीज में ये था कि साइंटिफिक तरीके से करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं। तो ये दोनों का कोर वो था, मतलब आइडिया था, कोर थीम था पूरी चीजों का। तो टेलर भाई साहब ने ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस किया है, जबकि फ्योल भाई साहब जो हैं वो मैनेजर्स के फंक्शंस पे ज्यादा एम्फेसिस करते रहे हैं कि कैसे एक मैनेजर बढ़िया तरीके से फंक्शन कर सकता है ताकि वो अच्छा सा कुछ जनरेट कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन फोकस की बात करें तो जैसे टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स। इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इट फोकसेस ऑन बेसिकली इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। तो इनका ये था कि कैसे हम बिना मतलब की जो चीज़ें होती हैं उनको साइड कर सकते हैं। जैसे मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं, हम एक इंसान की मूवमेंट्स देखते हैं काम करते हुए, फिर हम डिसाइड करते हैं ये वाली मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ये वाली मूवमेंट काट देनी चाहिए। तो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको काट देते हैं। इससे क्या होता है, आप सिर्फ नेसेसरी मूवमेंट्स करोगे जिसके कारण आप अल्टीमेटली अपना टाइम सेव कर रहे होगे। ठीक है, तो टेलर भाई साहब का मेन फोकस था एलिमिनेट करने में वेस्टफुल एक्टिविटीज पे, ताकि वो प्रोडक्टिविटी इनको इंक्रीज कर सके कम समय में। जबकि फ्योल भाई साहब की बात करें तो हिज फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट, इट फोकस ऑन इंप्रूविंग ओवरऑल अचीवमेंट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है। फ्योल भाई साहब ने ज़्यादा कंटेंट लिखा नहीं हुआ, हर एक लाइन में ऑन एंड ऑफ उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि इनका मेन पर्पस था मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने का, मैनेजर्स को बढ़िया बनाने का, मैनेजर्स के काम को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का। जबकि टेलर भाई साहब वर्कर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें। तो इसमें कॉन्टेंट ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कॉन्टेंट कम है क्योंकि बात रिपीट हो रही है ओवरऑल देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूशन। टेलर भाई साहब का मेजर कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का। सबसे पहले तो समझ लो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आती है तो वो टेलर भाई साहब की है, अगर जनरल मैनेजमेंट की बात आती है तो वो फ्योल भाई साहब की है। साइंटिफिक टेलर भाई साहब और हमारे फ्योल भाई साहब कौन से वाले, नॉर्मल जनरल वाले। ठीक है, जैसे मैंने एक बार शायद आप लोगों को याद करवाने की कोशिश भी की थी, जहां तक मुझे याद है, आई डोंट नो आप में से कितनों ने वो वीडियो देखी थी। टेलर भाई साहब ये चीज भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रही हूं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आए हैं कि बताइए साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जो था वो किसका था, और फ्योल भाई साहब थे हमारे जनरल वाले। अब तुम ये देखो ABCD वो करो अल्फाबेट्स, ABCDEF G, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। वहीं पे RSTU, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तुम्हें एस दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या आता है, टी आता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका काम है, किसने दिया है, टेलर भाई साहब ने दिया है। वहीं पे जनरल मैनेजमेंट, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी से पहले क्या आता है, एफ आता है। तो FGST, बस इस तरीके से आप याद कर सकते हो, छोटा सा तरीका है याद करने का। ये मेरे को नहीं पता आप लोग ऐसी गलतियां करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम जाती थी जब मैं 12th में थी ना, मैं याद नहीं कर पाती थी साइंटिफिक टेलर का है या फिर जनरल वाला टेलर का है, या फिर साइंटिफिक फ्योल का है या फिर जनरल वाला फ्योल का है। तो मैंने ये तरीका निकाला था इसको याद करने का कि अल्फाबेट्स के बेसिस पे कर लेते हैं, कनेक्टेड है, GF, एफ के बाद जी आता है, एस के बाद टी आता है, बस सिंपल सा तरीका है याद करने का। ठीक है, आई होप ये आपका मदद करेगा। अगर आपको याद नहीं रहती थी तो, अगर याद रहती थी तो भैया क्या ही बात है, तुम तो फिर बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो।
फ्योल्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। हम सबको पता है फ्योल भाई साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, वेरस टेलर भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके साथ उन्होंने दी थी कुछ टेक्निक्स। पर्सनालिटी की बात करें तो टेलर डेवलप्ड पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकेम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर भाई साहब को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बुलाया जाता है। ये साइंटिस्ट की तरह वर्क करते थे क्योंकि ये हर एक चीज में साइंस ढूंढते थे, साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से काम करने के बारे में बात करते थे। जबकि हम बात करें फ्योल भाई साहब की तो दे से फ्योल डेवलप्ड द पर्सनालिटी ऑफ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, ही बिकेम फेमस एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इन्होंने जनरल मैनेजमेंट दी थी तो इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बुलाया जाता है। वो फादर थे किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और इनकी पर्सनालिटी रिसर्चर और प्रैक्टिशनर की। ये साइंटिस्ट बने हुए थे, ये रिसर्चर थे, रिसर्च करते थे और प्रैक्टिस करते थे। भैया इन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे, प्रैक्टिस कर 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 करके ये अपने उसमें बात भी करते हैं कि प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस कर करके, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर करके ही आती है। तो वही चीज़ है, लिंक करना है उसको इससे आपको। Unity of command did not follow this principle as Taylor insisted on minimum 8 bosses। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक इंसान को ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान हो सकता है। इसके बारे में अब हम बात कर चुके हैं, राइट? अभी हमने की थी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे समझिए कि टेलर भाई साहब इस प्रिंसिपल पे बिलीव नहीं करते थे। ये था फ्योल भाई साहब का प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया था? फ्योल भाई साहब ने दिया था। टेलर भाई साहब इस चीज़ में बिलीव नहीं रखते थे क्योंकि इन्होंने फंक्शनल फॉरमैनशिप की कॉन्सेप्ट दी थी। व्हाट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप की कॉन्सेप्ट? कि एक वर्कर को जज करने के लिए 8 एक्सपर्ट्स होते हैं। अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे जो कि वर्कर्स के ऊपर बैठेंगे, उनको बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। फ्योल में ये बोलते हैं स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल दैट इज ओनली वन बॉस फॉर वन एग्जाम। ये इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा भावुक होकर लेते थे और ये बोलते थे एक इंसान के ऊपर एक ही बॉस हो सकता है, 2 बॉस नहीं हो सकते। सो येस इंडीड ये इस प्रिंसिपल पे बिल्कुल बिलीव रखते थे, वो नहीं रखते थे। वो फंक्शनल फॉरमैनशिप उसका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्ररी वर्जन हो जाएगा। चलिए और भी है क्या? यस, एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेबिलिटी। टेलर भाई साहब ये बोलते हैं टेलर्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट whereas Fayol's techniques are expressed as general theory of administration। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है whereas ये जनरल थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन की। कैसे आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उस चीज़ के बारे में एक जनरल थ्योरी जो दी गई है वो हमारी फ्योल भाई साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाई जाती है, एक्सप्रेशन कहलाया जाता है। whereas ये साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये स्पेशलाइज सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होता है जबकि ये हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। देखिए ऑब्वियसली वर्कर से रिलेटेड बात हो रही है, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बात हो रही है, तो ट्रेडिंग यूनिट में प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होगी ना। तो जहां फैक्ट्रीज होंगी वहीं तो प्रोडक्शन और इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। सो इन शॉर्ट कैन बी सेड कि भैया टेलर भाई साहब सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशंस में ही एप्लीकेबल होते हैं जबकि फ्योल भाई साहब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मतलब इनके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जगह आप फ्योल भाई साहब के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब क्या करते हैं, अब हम ना तीनों ही स्लाइड्स की आपको फोटो खींचने का मौका देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से, मैं साइड हूं। ये है आपकी सेकंड स्लाइड, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। और ये है थर्ड स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now let's move to the last difference between of this video। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सारी डिफरेंस बिटवीन एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, बिकॉज बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर इतनी आप लोग प्रोडक्टिवली देख भी नहीं पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स की डिफरेंस बिटवीन मैं साथ में कवर करने वाली हूँ। 2 चैप्टर्स की यहाँ तक हो चुकी है, अब हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड चैप्टर की, जो कि एक ही है और ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, बट ये कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसको इसी वे से टैबुलर फॉर्मेट से ही आप याद रख सकते हैं। और मैंने कई बार आपको बोला भी है पढ़ाते पढ़ाते कि शॉर्ट नोट्स बताइए, उसके लिए ऐसे एक टेबल बना लीजिए, उसमें सारे पॉइंट्स एक साथ लिख दीजिए, तो उससे क्या होगा आपको याद करना पेपर के लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशंस मैंने मेंशन की हुई हैं।
पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है, जिसमें पहली है इकोनॉमिक, सेकंड है सोशल, थर्ड है पॉलिटिकल, फोर्थ है लीगल और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप याद रख सकते हैं कि ये वाली चीज़ कौन से वाले डायमेंशन में कवर होगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर पेपर्स वगैरह देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं या सैम्पल पेपर्स देखे हैं, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि बहुत बार MCQs आए हैं यहाँ से या केस स्टडीज़ आई हैं जिसमें आपको एक एस्पेक्ट दे दिया जाता है, फॉर से पॉपुलेशन के टेस्ट के बारे में बोला गया और फिर लास्ट में बोलते हैं पहचानिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला डायमेंशन है, तो वहाँ वो आता है सोशल एनवायरनमेंट में। ये कैसे पता लगा, ये मैं आज आपको पता लगाना सिखाऊंगी। अंडरस्टूड? चले फिर शुरू करें। ओके, सो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि मैं पहले ही आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट है इनकम, ये आप मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू, GDP, नेशनल इनकम, ये सारी टर्म्स आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई हैं, राइट? ये सारी टर्म्स आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई हैं। तो हर वो चीज़ जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और वो आपको दिखाई देती है क्वेश्चन में, तो ऐसा समझ जाइए वो आपका ध्यान इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे आप? मान लीजिए नेशनल इनकम के बारे में बात हो रही है, GDP के बारे में बात हो रही है, या GNP के बारे में बात हो रही है, या फिर रेवेन्यू, इनकम, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो उसको एसोसिएट करना है आपको अपने इकोनॉमिक्स से और उसके बाद आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला डायमेंशन चूज कर देना है वहाँ पे। वहीं पे अगर बात होती है सोसाइटी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, या फिर बात होती है आपकी फॉर से डेंसिटी नहीं, इसको रहने देते हैं, या फिर आपकी बात होती है फॉर से टेस्ट के बारे में, लोगों का टेस्ट, ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी है सोशल एनवायरनमेंट से। कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट, अब ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं कोई चीज़ लोगों का आजकल टेस्ट ऐसा चल रहा है, तो हम वहाँ पे एक इंसान को नहीं कंसिडर करते, वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को कंसिडर करते हैं, एक पूरी सोसाइटी को कंसिडर करते हैं, राइट? तो मतलब ये आपका ध्यान सोशल एस्पेक्ट के टूवर्ड्स लेके जा रही है। जब हम बोलते हैं कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है, दैट मीन्स एवरीबडी इज बाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग और एवरीबडी इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो यहाँ पे भी लोगों के बारे में बात हो रही है। जब हम बोलते हैं पॉपुलेशन साइज, कैसे है, क्या है, और कॉम्पोजिशन कैसा है पॉपुलेशन का, ज़्यादा लोग हैं, लड़के लोग हैं, कम लड़कियां हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, जवान लोग कम हैं, तो ये सारी चीज़ों में अगेन हम सोसाइटी एट लार्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा लगाना है कि वो सोशल एनवायरनमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी पॉपुलेशन या फिर लोगों से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, लोगों एट लार्ज से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो आपको इस एस्पेक्ट के टुवर्ड्स जाना है। देन आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात हो सकती है, गवर्नमेंट के बारे में बात हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के बारे में बात हो सकती है। तो इन शॉर्ट मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात होगी, गवर्नमेंट के बारे में बात होगी, कोई कॉरपोरेशनल बॉडी के बारे में बात होगी, ऐसी सब चीज़ें होंगी। तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स आपका ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं, ये आपको मान के रखना है। देन आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट। अब इसमें आएंगे वर्ड्स लाइक लॉज, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस या रूल्स, रेगुलेशंस, पेनल्टी एक्सेट्रा। ऐसे कुछ भी वर्ड्स आपको दिखाई दें, ऐसे कोई भी वर्ड्स अगर आपको सामने दिखाई देते हैं, दैट मीन्स वो आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स लीगल एनवायरनमेंट। यहाँ पे बात हो रही होगी लीगल एनवायरनमेंट के बारे में, लॉ के बारे में। सो एक्ट्स, लॉज, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशन, पेनल्टी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी पेपर में। तो आपको पहचान लेना है कि ये लीगल एनवायरनमेंट के डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं।
देन है टेक्नोलॉजिकल, अब इसमें बात होगी इंटरनेट, किसी नए ब्रांड के फोन के बारे में बात हो जाएगी, उसके फीचर्स के बारे में बात हो जाएगी, या आई क्लाउड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर लैपटॉप्स, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट आपको होती हुई दिख रही है क्वेश्चन में, स्टोरी में, तो आपका ये ध्यान अट्रैक्ट करवा रही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, बस आपका ध्यान सही डायमेंशन तक कैसे जाया जाएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कुछ वर्ड्स की मदद से। मैक्सिमम सिनेरियोज में मैंने देखा है यही कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं क्वेश्चंस में और आपको आंसर पता लगाना होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा जनरलाइज करते हुए बता दिया है कि ऐसे इस जेनरे के कोई वर्ड दिखे तो दैट मीन्स आपका आंसर ये होना चाहिए, इस उसके दिखे तो आपका आंसर ये होना चाहिए, एंड लाइकवाइज। सो फर्स्ट दोबारा से रिवाइज करवाऊं अगर मैं आपको, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इनकम, नेशनल इनकम, रेवेन्यू, जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अगर आपको लग रहा है वो टर्म समवट रिलेटेड है तो वो यहाँ पे आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स दिस डायमेंशन। या कभी भी पॉपुलेशन एट लार्ज के बारे में बात हो रही है, एक सिंगल पर्सन नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में एक साथ बात हो रही है, जैसे कि उनके टेस्ट के बारे में, ट्रेंड के बारे में, जैसे कि साइज के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपका ध्यान अट्रैक्ट करवाती है टुवर्ड्स सोशल एनवायरनमेंट। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात होती है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है उसमें गवर्नमेंट वर्ड मेंशन होता है, इधर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो अगेन ये सारी चीजें आपको अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का टूवर्ड्स लेके जाती हैं। फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट, यहाँ बात होती है लॉज की, रेगुलेशंस की, रूल्स की, पेनल्टी की, ऑर्डिनेंस की, एक्ट्स की, किसी भी चीज़ के बारे में। मैक्सिमम लीगल में इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता। हाँ, ऑर्डिनेंस इसमें आपको हो सकता है थोड़ा याद करना पड़े क्योंकि बाकी सारे तो आप ऑन एंड ऑफ मेरे क्वेश्चंस में देख ही चुके हैं, बट ऑर्डिनेंस वर्ड भी लिखा हुआ है जो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास पावर होती है टेम्परेरी लॉज बनाने की, उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो वो भी लॉ मेकिंग ही है, मतलब वो भी लीगल एस्पेक्ट ही है, सो वो भी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें इंटरनेट, फोन, नए नए फीचर्स, कैमरा, दिस दैट, मतलब कुछ भी ऐसा जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अवगत कराता हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि पहले नहीं होती थी बट आज की डेट में होती है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, तो वो हमारी क्या आएगी, इस वाले डायमेंशन में जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ में स्क्रिबल कर सकते हैं अपने कहीं पे भी। ये एक बहुत ही सही तरीका है चीज़ों को याद रखने का। पेपर से पहले अगर आप सिर्फ यही एस्पेक्ट देख के चले जाएंगे ना और एक एक लाइन साथ में ऐड कर लेना एक्सप्लेनेशन की जो मैंने आप लोगों को बताई है, आप पेपर में कहीं नहीं भूल रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन को। गारंटेड अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करने वाले हैं उसे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है और यहाँ हमारा चैप्टर 3 भी खत्म होता है। मतलब चैप्टर 3 में एज सच कुछ डिफरेंस बिटवीन था नहीं, बट मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ा दिए हैं उसकी बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हमने कौन कौन से डिफरेंसेस कवर किए हैं। फर्स्ट डिफरेंस जो हमने कवर किया था वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का था। सेकंड जो हमारा था वो डिफरेंस बिटवीन नहीं था, लेकिन जैसे मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाई हैं वैसे वैसे 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें क्या काम होता है किसका, क्योंकि मैं आपको वो तो बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि किस लेवल में कौन सा इंसान आता है, लेकिन ये कि क्या क्या काम होता है वो मैंने अक्सर आपको नहीं पढ़ाया है। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने इसके बारे में बात नहीं की है, वो बस एक टॉपिक वाइज वीडियो जो बनी थी वो बना के छोड़ दी थी। तो यहाँ मैंने आपका वो कवर कर दिया है एंड साइमल्टेनियसली मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा इंसान कौन सी वाली पोजीशन पे बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। एंड देन हमने बात की थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स के डिफरेंसेस के बारे में। ये दोनों ही सेकंड चैप्टर से थे और ये था थर्ड वाला डिफरेंस सेकंड चैप्टर से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बीच में। ठीक है, देन हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का था जो कि आई गेस कवर नहीं हुआ है। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ये आगे चल के भी कवर होने वाला है लेकिन फिर भी छोटे उसमें कि अगर पूरी की पूरी पावर्स एक सेंट्रल बॉडी के पास होती है,
डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एक सेंट्रल बॉडी के पास होती है, एक सेंट्रल बॉडी के पास होती है, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर पावर्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दी जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सब लेवल के लोग कर रहे होंगे अपने अपने, मतलब जिसकी जितनी होती है। जैसे फॉर स्कूल में होता है, स्कूल में प्रिंसिपल मेन बॉडी रहता है, लेकिन सारे डिसीजन वो थोड़ी ना लेता है कि भैया कौन सी क्लास को आज फ्री पीरियड देना है, कौन सी क्लास में आज सब्स्टिट्यूट पीरियड लगाना है। ये सारे डिसीजंस प्रिंसिपल्स नहीं लेते हैं। प्रिंसिपल जो कोर एरिया पे होते हैं ना, कि स्कूल को कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजना है, स्कूल में ऐसी क्या नई चीज़ें करानी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो ये बाकी के काम कौन करते हैं? उनके नीचे वाले लोग करते हैं। तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, तभी तो वो काम कर पा रहे होते हैं। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो रही होती है। वेयर एज सेंट्रलाइजेशन में हम सारी की सारी पावर ऊपर वाले लोगों के हाथ में रखते हैं। दैट मीन्स छोटी से छोटी चीज का डिसीजन प्रिंसिपल सर ही लेंगे, ऐसा मान के चलिए आप। सो यहाँ मीनिंग में ये बोलते हैं, इट रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। पूरा का पूरा पावर का कॉन्सेंट्रेशन हायर अथॉरिटी के पास है। सारी डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे कुछ भी डिसाइड करना है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बॉडी जो होगी, सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी, वो डिसाइड करेगा। वेरएज डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पावर्स का और अथॉरिटी का हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे। जो 3 लेवल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी को उनके मुद्दे डिसाइड करने का पावर दिया जाता है। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स द मैक्सिमम अथॉरिटी। जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं। द अथॉरिटी विद मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट इज़ वेरी लो। नीचे वाले मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं उनके पास बहुत ही कम अथॉरिटी होती है और ना के बराबर ही होती है। सब कुछ यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में टॉप अथॉरिटी ही डिसाइड करता है। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली डिवाइडेड होती है हर एक लेवल पे। फॉर से वर्कर से रिलेटेड कोई डिसीजन है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लोअर लेवल को परमिशन दे देंगे, तुम डिसाइड कर लो। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो वहाँ के मैनेजर्स को बोल दिया जाएगा तुम लोग हैंडल कर लो। हाँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन होगा तो वहाँ पे सेंट्रल बॉडी ज़रूर आएगी पिक्चर में और वो डिसाइड करेगी क्या करना है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में पावर्स का बाइफिकेशन नहीं होता है, पावर्स का सेग्रीगेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सारी की सारी पावर्स एक सेंट्रल बॉडी के पास रहती है। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे पावर्स सेग्रीगेटेड होती हैं, बाइफिकेटेड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अमंग्स डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, आया था समझ? चलिए, फिर हमने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्यों लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं यूनिटी वर्ड देख के, उस चीज़ के बारे में हमने बात करी थी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टेलर और फ्योल भाई साहब, जिन्होंने इतने सारे प्रिंसिपल्स हमें याद करने के लिए दिए हैं। उन दोनों की माइंडसेट में ऐसा क्या डिफरेंस था, दोनों को एक दूसरे से अलग क्या चीज़ बनाती थी, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हमने बात की थी और ये सबसे लेंदी था, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, जो कि चैप्टर 3 से बिलोंग करता था। अब क्योंकि 4th चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एंड अगेन 5th चैप्टर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो मैंने डिसाइड किया है 4th और 5th का वीडियो मैं अलग अलग बनाने वाली हूँ। मतलब एक वीडियो आएगा डिफरेंस बिटवीन 4th चैप्टर के, एक वीडियो आएगा डिफरेंस बिटवीन 5th चैप्टर का, और उसके बाद 6th, 7th और 8th चैप्टर का एक कंबाइंड वीडियो आएगा, और उसके बाद बुक 2 जो है आपकी, उसके सारे डिफरेंसेस का एक इंडिविजुअल वीडियो आएगा। तो ऐसे 5 पार्ट्स में, समवॉट 5 पार्ट्स में हम लोग ये डिफरेंस बिटवीन सारे निपटा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, बल्कि वो वेबसाइट पे भी आ चुका है एंड एट द सेम टाइम उन्होंने खुद की एप्लीकेशन भी बना ली है। तो आप किसी भी ज़रिए से हम तक पहुंच सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन मिल रहा है यहाँ पे आपको। बुक्स और ई बुक्स अगर आपको चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर की गई है मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है फॉर्म का, वो फिल करके ले सकते हैं। ठीक है, बाकी की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी होगी। इसके अलावा जो टॉप कोर्सेज हम लोग आपको प्रोवाइड करें वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं। इनमें से कुछ हम कंप्लीट वे में आप लोगों को दे चुके हैं, रिविजन करवा रहे हैं, कुछ हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, और कुछ नए और हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। सो जो भी आपकी डिमांड है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, खुद भी खुश हो, हमें भी खुश करो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।